इस तरीके से आपने सिस्ट देखे होंगे ना। ये देखो सबसे बढ़िया क्या दिख रहा है, ये ट्यूमर है, अंदर से पूरा सॉलिड मास है। सिस्ट में क्या है, कोई फ्लूइड। आपने सिस्ट बहुत जगह देखा होगा, स्किन पे देखा होगा, आइस में भी देखा होगा, लोगों के आइस में भी पड़ जाते हैं साइड में छोटे से सिस्ट। हाँ, ओवरी के अंदर पड़ जाते हैं। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम डिसऑर्डर, है ना, डिसीज होती है, डिसीज नहीं डिसऑर्डर होती है, फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। ठीक है, तो सिस्ट में क्या, ये ऐसे सिस्ट तो आपने बहुत जगह देखे होंगे। और ट्यूमर्स में क्या, अंदर सॉलिड मास भरा हुआ होता है। तो अब सिस्ट क्या, हमें कई बार ऐसा लगता है कि सिस्ट ट्यूमर नहीं होता है, नॉन कैंसरस होता है, मगर कभी कभी इन्हें हमें हटाना पड़ जाता है और ये ट्यूमर लाइक कंडीशन हमें लगती है। कहां कहां, मोस्ट कॉमन एपिडर्मल और डर्मोइड सिस्ट पड़ जाए, यानी स्किन पर एपिडर्मल डर्मोइड का सिस्ट हो जाए या कॉलॉइड सिस्ट हो जाए। ठीक है, कॉलॉइड सिस्ट यानी सिस्ट फॉर्म्ड इन ब्रेन, और डर्मोइड सिस्ट यानी सिस्ट फॉर्म इन डर्मिस। और अगर ब्रेन के अंदर सिस्ट बन जाए तो फिर आप उसको कॉलॉइड सिस्ट बोलते हैं, और इसका ऑपरेटिव होता है कॉलॉइड सिस्ट का। ठीक है, तो कॉलॉइड सिस्ट और ट्यूमर में कभी कभी कंफ्यूजन होती है, फिर एमआरआई करके उनको अंदर से स्ट्रक्चर देख के पता करते हैं, अच्छा ये सिस्ट है तो इसको इजिली काट के हम निकाल सकते हैं, मगर ट्यूमर से इतनी छेड़खानी हम नहीं कर सकते। लास्ट वन, लोकल एक्सटेंशन फ्रॉम एडजेसेंट ट्यूमर। सिंपल सी बात क्या, कि लोकल एक्सटेंशन फ्रॉम एडजेसेंट ट्यूमर, कोई आसपास से ट्यूमर था उससे बगल में क्या हो गए, जैसे एक जगह ट्यूमर था उसने अगल बगल के एरिया को एक्सटेंड कर लिया। कॉर्डोमा यानी क्या वो, ये कॉर्डोमा याद रखना, देखो बहुत से लोग ऑस्टियोमा और कॉर्डोमा में कंफ्यूज होते हैं। ऑस्टियोमा इज ऑल्सो अ ट्यूमर ऑफ बोन, और कॉर्डोमा इज ऑल्सो अ सॉरी, osteoma is also a tumor of bone, chordoma is also a tumor of bone. But what is the difference between osteoma and chordoma? Chordoma are the tumor of bones, मगर कौन सी बोन, बोन ऑफ बोन विच, कौन से, नियर टू स्पाइनल कॉर्ड यानी कौन सी, वर्टिब्रास, और ब्रेन यानी हमारा स्कल। ठीक है, अगर इन बोन्स में हुआ तो फिर उसे आप कॉर्डोमा बोलते हैं, और अगर और कहीं हो जाए, और कोई बोन में हो जाए बॉडी की, तो फिर आप उसे ऑस्टियोमा बोलते हैं। तो अगर कोई ब्रेन ट्यूमर था जिसने ट्यूमर फैला के हमारे क्या कर दिया, हमारे स्कल में भी करा दिया, या सपोज करो स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर था जिसने वर्टिब्रा में भी करा दिया, तो आप उस ट्यूमर को फिर क्या बोलेंगे, ऑस्टियोमा नहीं बोलेंगे, आप उस ट्यूमर को बोलेंगे कॉर्डोमा। ये कौन से ट्यूमर है, ये बोन में हुए नहीं थे, मगर ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में ट्यूमर था, वो फैल के वो अपने आसपास वाले बोन में उन्होंने करा दिया, तो आप उसे बोलते हैं कॉर्डोमा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा ग्लोमस जुगुलर ट्यूमर। ये क्या है, ग्लोमर नाम में लिखा है, ट्यूमर विद इन दी स्कल कैविटी, स्कल अब कहां तक क्लियर हुआ, कुछ अब बीच में वॉल्यूम चला गया था ना, ऑडिबल है अभी? यस सर। हाँ, कॉर्डोमा हो गया तो ना क्लियर? यस और नो, कॉर्डोमा क्लियर हो गया था ना? यस सर, यस सर। नेक्स्ट हमारा था ग्लोमस जुगुलर ट्यूमर। ग्लोमस जुगुलर यानी क्या, जो जुगुलर ग्लोम, अगर आपको या अगर आपने स्कल देखा है तो स्कल के अंदर बहुत सारे फोरामेंस होते हैं, ऐसे एक जुगुलर फोरामेन होता है जिससे जुगुलर वेन पास हो रही होती है। अगर आपको उस जगह में, उस कैविटी में ट्यूमर हो जाए तो फिर आप उसको बोलते हैं ग्लोमस जुगुलर ट्यूमर। ठीक है, ये देखो जुगुलर फोरामेन आपका इस तरीके से रहता है। ये वाला जो दिख रहा है ये आपके जुगुलर फोरामेन होता है। ये तो फोरामेन मैग्नम होता है बड़ा, ये कौन सा, इससे जुगुलर वेन पास हो रही होती है, ये जुगुलर फोरामेन होता है। अगर इस एरिया में ट्यूमर हो जाए, अगर आप, अब ये तो कैविटी है, इसका तो ट्यूमर हो नहीं सकता, तो बोले क्या कि इसके जो आसपास के स्ट्रक्चर्स होते हैं अगर उसमें ट्यूमर हो, वो इधर ट्यूमर करा देता है, तो उसको हमने नाम दिया था क्या, ग्लोमस जुगुलर ट्यूमर। ठीक है, फिर होता है एक PCNSL, नाम क्या है, प्राइमरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिम्फोमा। लिम्फोमा यानी क्या, नाम ही समझ आ रहा है, लिम्फ का, तो क्या ये कहां होता है, जनरली फॉर्म्स अराउंड प्री वेंट्रिकल पेरेन्काइमल ब्लड वेसल्स।
कहां पर, फॉर्म्स अराउंड प्रीवेंट्रिकल पेरेन्काइमर ब्लड वेसल्स, इट जनरली अकर्स इन इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट। अब ये याद रखना, ये जनरली जो पीसीएनएसएल है जो ऑडियो बहुत, अभी ऑडियो नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है क्या? तो अभी क्लियर है? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अभी क्लियर? ऑडियो क्लियर है अभी? हाँ सर, अब क्लियर है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे कि जो हमारा पीसीएनएसएल था वो इम्यूनो कंप्रेसिव पेशेंट में ज्यादातर देखने को मिलता है, जो हमारी पेरेन्काइमल पेरीवेंट्रिकल ब्लड वेसल्स है उनमें हो जाता है। अभी ये हमारा मेनली जो हमने अलग अलग जगह के साइड पे देखे थे वो सारे ट्यूमर खत्म हो गए। अब उन ट्यूमर को हम एक बार हम उनका क्या समेशन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये समेशन है, क्या है कि अगर आपको कहीं सेरिब्रल यानी सुप्राटेंटोरियल में हो जाए तो हर रीजन को पकड़ेंगे। उस रीजन में अगर देखते हैं, अगर सेरिब्रल में अगर ब्रेन के अंदर हो जाए तो ब्रेन के अंदर कौन कौन से ट्यूमर हो रहे थे, एस्ट्रोसाइटोमा, ये एस्ट्रोसाइटोमा, ग्लियोब्लास्टोमा, ये ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा, गैंग्लियोग्लियोमा, ये याद आ रहे ग्लियल सेल्स के ट्यूमर थे। लिम्फोमा यानी लिम्फ नोड्स के हो सकते हैं, और एक्सटेंसिंग यानी बाहर, तो मेनिंजोमा कोई सिस्ट बन सकती है, तो ये हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में हो सकते हैं। दूसरा, अगर हमें हाइपोथैलेमस में कौन सा ट्यूमर हो सकता है, ये नाम के बेस पे ये आपको याद होनी चाहिए कि ब्रेन की किस स्ट्रक्चर में कौन से ट्यूमर हो सकते हैं। सेरिब्रल में कौन कौन से ट्यूमर हो सकते हैं, बोले ये ट्यूमर हो सकते हैं। हाइपोथैलेमस में कौन सा ट्यूमर हो सकता है, बोले एस्ट्रोसाइटोमा। और हम पहली बात कर चुके हैं, एस्ट्रोसाइटोमा अकेला ही 50% होता है, तो एस्ट्रोसाइटोमा तो लिखी दो सब में, एस्ट्रोसाइटोमा तो हो ही जाता है नॉर्मली सब जगह। ठीक है, तो क्या क्या सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एस्ट्रोसाइटोमा, ग्लियोब्लास्टोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा, गैंग्लियोग्लियोमा, इन्हें हम पढ़ चुके हैं। लिम्फोमा, मेनिंजियोमा, सिस्ट। हाइपोथैलेमस के अंदर एस्ट्रोसाइटोमा मैंने कहा जनरली आपको बहुतों के अंदर मिलेगा। सेलुलर सुप्रालेसुलर में अपन पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड का पढ़ा था अपन ने, बोला था कि पिट्यूटरी ग्लैंड का वहां पे तो कौन कौन वहां पे पिट्यूटरी एडिनोमा पढ़ा था जो पिट्यूटरी ग्लैंड का था, प्लस एक और पढ़ा था क्रेनियोफ्रेंजियोमा, जो मैंने कहा था कि जो नियर पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर, पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास, तो वहां पे कौन से पिट्यूटरी एडिनोमा हो सकता है, क्रेनियोफ्रेंजियोमा, मेनिंजियोमा भी हो सकता है ना, और ऑप्टिक नर्व ग्लाइकोमा। ऑप्टिक नर्व ग्लाइकोमा यानी क्या, जो ऑप्टिक नर्व है जो आई को ट्रांसफर करिए उसमें अगर ट्यूमर हो जाए तो ऑप्टिक नर्व ग्लाइकोमा। स्कल के बेस में, अब स्कल के बेस में नीचे क्या होता है, तो कार्सिनोमा नैसोफेरेंजियल, नोज में, साइनस में, ईयर में, इनमें हो जाए तो स्कल बेस, ये साइनस में तो इसको यहाँ पर ये ट्यूमर हो सकते हैं। कॉर्डोमा हम पूरा डिस्क्राइब करके आ चुके हैं। ऑस्टियोमा, अब कॉर्डोमा मैंने बोला था स्कल और ऑस्टियोमा, यानी ऑस्टियोमा कॉर्डोमा में मैं डिफरेंस आपको बता चुका था अच्छे से। ठीक है, कि स्कल के आसपास के और वर्टिब्रास के उसमें, यानी क्या जो ब्रेन से अगर उसके आसपास की बोन में चला जाए तो उसे कॉर्डोमा बोलते हैं, और ऑस्टियोमा कहीं के भी बोन का। ठीक है, ये सारे हमारे, और जो चिल्ड्रंस में प्रीडोमिनेंट है कौन कौन से, वो हमारे है ना, ये हमारे अगले ट्यूमर है वेंट्रिकल से। अगर वेंट्रिकल्स में हो जाए, वेंट्रिकल्स में कौन कौन से ट्यूमर, वेंट्रिकुलर सिस्टम यानी हमारे वेंट्रिकल जो सीएसएफ बना रहे हैं, उसमें कौन कौन से ट्यूमर हो सकते हैं, कॉलॉइड सिस्ट। अब मुझे आप कोई बताओ, मैंने आपको बताया भी था जब मैंने हाइड्रोसेफेलस पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वेंट्रिकल्स आर द फॉर्म ऑफ द बाय द कॉलॉइड प्लेक्सस। बताइए थी वेंट्रिकल्स किससे बने हैं, कॉलॉइड प्लेक्स, क्या बोलते हैं, कॉरोड प्लेक्सस से बने। कॉरोड सेल्स है वो सब खट्टे होकर कॉरोड प्लेक्सस बनाते हैं, उससे बने होते हैं, तो उनका ट्यूमर हो सकता है। अब यहाँ पर अब पूरा ट्रीटमेंट में जो वेंट्रिकल अगर ये ट्यूमर हुए तो पूरा हाइड्रोसेफेलस वाला ट्रीटमेंट लिख के आना है। तो हमें सारे ट्रीटमेंट, मैंने फिर बोला अब हमारा जब ट्रीटमेंट पार्ट आएगा, जब हमारे सिम्टम्स वाले पार्ट आएंगे, जब कॉम्प्लिकेशन वाला पार्ट आएगा, वहां आपको कुछ रट्टा नहीं मारना। वहां तो जो सब में लिख के आ रहे हो वो यही लिख के आ रहा है। मैं हर टॉपिक में ही आपको बार बार यही बोल रहा हूँ और बार बार आपको देखने को भी मिल रहा है, मगर बस कुछ दो तीन जो स्पेशल पॉइंट है बस वो याद रखने हैं, बाकी सब में आपको एक जैसा छापना है, क्योंकि सिम्टम्स एक जैसे आएंगे न्यूरो में। और बार बार फिर ये वही लाइन बोल रहा हूँ कि फ्रैक्चर ना लिख देना, जो न्यूरो के सिम्टम है वो न्यूरो के ही लिखने हैं। कॉलॉइड सिस्ट, कॉरोड प्लेक्सस, पेप्लियोमा याद आ रहा होगा, पेप्लियोमा हाइड्रोसेफेलस के एक्यूट फॉर्म में हो रहा था। क्रोनिक में पेप्लियोमा किस में कन्वर्ट हो रहा था, अगर किसी को याद हो, सनसेट अपीयरेंस याद आ रही है, ठीक है ना, याद नहीं आ रही तो रिवीजन करो। यस सर। ना
ये सारे आइटम्स में पहले टॉपिक्स निकलते जाएंगे, सब वही एक सब अब एक दूसरे से रिलेटेड अब चीजें अब आती जाएंगी। ट्रेड्रोमा हो सकता है, मेनिंजोमा हो सकता है, पीनियल रीजन का पढ़ के आ चुके, पिनियोसाइटोमा, प्लास्टोमा, एस्ट्रोसाइटोमा तो मैंने बोला कि लिख ही दो, एस्ट्रोसाइटोमा तो कहीं भी घुस सकता है, वो सब जगह घुस रहा है। पोस्टीरियर फोसा यानी पीछे वाली जगह पर, नीचे, तो स्वानोमा, मेनिंजोमा और एस्ट्रोसाइटोमा तो आप देखो सब जगह, क्यों? क्योंकि भैया मेनिंजेस तो सब जगह ही है, तो मेनिंजोमा और एस्ट्रोसाइटोमा तो हम बोल ही चुके हैं कि 50% ये अकेला ही बना रहा है। और इंट्रिंसिक में हीम एंजियोब्लास्टोमा हम पढ़ चुके हैं, इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, और मेडुलोब्लास्टोमा, ठीक है। ये एक तरीके से डायग्राम है जो आपको ये बता रहा है, जैसे अगर आप ये ब्रेन का स्ट्रक्चर ले लो, जो हमने इंट्रासेरिब्रल वाले पढ़े हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल में हमने दो पढ़े, एक्सट्रिंसिक, देखो ये सेरिब्रम है तो उसके बाहर वाला, और इंट्रिक ये रहा पीनियल ग्लैंड, ये ध्यान रखिए, तो पीनियल ग्लैंड का। वेंट्रिकल्स यानी वेंट्रिकुलर सिस्टम यानी लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, नीचे फोर्थ वेंट्रिकल, मैंने कहा था इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता नहीं, उसको हम ब्रेन स्टेम में अलग रखते हैं, क्योंकि लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल सुप्राटेंटोरियल वाले पार्ट में आता है, बल्कि फोर्थ वेंट्रिकल इंफ्राटेंटोरियल वाले पार्ट में आता है, ठीक है। तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टम्स के हैं। ये सेलर सुप्रासेलर रीजन, उसमें कौन कौन से थे पढ़े थे हमने? सेलर सुप्रासेलर, पिट्यूटरी एडिनोमा, क्रेनियोफेरेंजियोमा। ये बार बार जब लिखते जाओगे ना तब याद आएंगे। अभी माइंड में आ रहा होगा सर ये क्या हो रहा है, बार बार ये इतने इतने कंटिन्यूअस लिखने पे नाम याद होंगे कहां पर कौन से ट्यूमर थे, ठीक है। हाइपोथैलेमस का ट्यूमर, स्कल के बेस पे ट्यूमर हो रहे थे, और एक्सटेंशन फोसा और इंट्रिंसिक पोस्ट फोसा में, ये उसी का एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है। बस ये लोकेशन बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा। अब हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी, ठीक है। अब यहां से जो चीजें शुरू हो रही हैं वो ओवरऑल हम जितने टॉपिक्स कवर करके आ चुके हैं कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड होने वाली चीजें ही अब शुरू हो रही हैं। मेन कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? बोले मेन कॉमन फैक्टर होता है हेरिडिटी, फैमिली है, या पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट हो, या इरिटेशन हो। इरिटेशन का मतलब क्या होता है? इरिटेशन का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म में कोई एक्सरेज हैं या आयोनाइजेशन थेरेपी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, वो हमारे सेल्स को सेल्स में क्या एबनॉर्मल ग्रोथ करा दे, तो उसे हम बोलते हैं इरिटेशन। उसके और इरिटेशन का, अगर ब्रेन ट्यूमर है तो क्रेनियल इरिटेशन, यानी ब्रेन के अंदर इरिटेशन हो जाए, तो ब्रेन सेल्स में अगर इरिटेशन हो जाए, तो जैसे लॉन्ग टर्म फॉलो अप ऑफ पेशेंट अंडरगोइंग होल हेड इरिटेशन, कि बहुत समय से कोई ऐसा पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा हो जो आपके क्रेनियल सेल्स में इरिटेशन क्रिएट करा दे, उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस मालूम क्या होता है? टीनिया कैपिटिस एक फंगल इन्फेक्शन होता है, जो आप लोग को दिखाता हूं। ये ना आपके हेयर के पैचेस निकाल देता है। इसका ना जो ट्रीटमेंट होता है वो आयोनाइजिंग मेथड से ही होता है। आयोनाइजिंग यानी मेथड, आयोनाइज आप समझ रहे होगे, रेडिएशन के थ्रू। अब जब ये रेडिएशन यहाँ से ब्रेन के अंदर जाएंगी इजीली, और जब ये अंदर जाती हैं तो हमारे ब्रेन में एबनॉर्मल ट्यूमर्स क्रिएट करा देती हैं, ठीक है। तो ये उसका एक बढ़िया एग्जांपल हो गया। ये फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। क्या नाम है इसका? टीनिया कैपिटिस का हमने एक बढ़िया एग्जांपल इसमें हमने उसको दे दिया कि इस वजह से आपको क्रेनियल इरिटेशन हो सकती है। तो टीनिया कैपिटाइटिस एंड चाइल्डहुड में ल्यूकेमिया, बच्चों के अंदर ब्लड कैंसर, अपन पढ़ के आ चुके हैं सेकेंडरी ट्यूमर में कि ब्लड स्ट्रीम, ब्लड कहीं भी ट्रेवल करके ट्यूमर करा सकता है। तो ये भी इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ बोथ ब्राइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। एग्जांपल हम भाई एस्ट्रोसाइटोमा, मेनिंजियोमा, दो रट्टा मान लो, बाकी सब में, क्योंकि ये सब जगह होनी है, मगर उधर इतने सारे आपको नाम याद करने पड़ेंगे। एक्सपोजिंग ऑफ हाई डोज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन तो हम बात कर चुके हैं। इम्यूनोसप्रेसिव वाले पेशेंट्स में जो सबसे ज्यादा कॉमन होने के चांसेस होते हैं वो इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ लिम्फोमा यानी लिम्फेटिक कैंसर्स, प्लस इम्यूनोसप्रेसिव में एक और हम पढ़ के आए थे जो यहाँ नाम नहीं लिखा है, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, PCNSL यानी प्राइमरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिम्फोमा। वो भी क्योंकि यहां सिर्फ लिम्फोमा लिख दिया है, आपको प्रॉपर लिखो ना, आप तो नाम याद करके आ चुके हो तो बढ़िया नाम लिखो पूरा, PCNSL यानी क्या फुल फॉर्म था उसका? प्राइमरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिम्फोमा, ठीक है। ये इम्यूनोसप्रेसिव यानी एड्स वाले ऐसे कोई पेशेंट हो जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, उनमें हो सकता है। अब ये आपको इंसिडेंस थोड़ा बहुत अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये और अलग अलग करके हैं, मगर ये इंसिडेंस अगर आपको याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मगर ये इंसिडेंस आपको जरूर याद रहना चाहिए जो हम स्टार्टिंग में पढ़ के आ चुके हैं। कौन सा वाला इंसिडेंस? साइट के बेस पे ये वाला इंसिडेंस आप जरूर लिख के आएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सिंपल भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। बाकी ये वाला याद हो जाए तो ठीक है कि एडल्ट्स में ग्लियोब्लास्टोमा 15% होता है, मेनिंजियोमा 25% और पिट्यूटरी 25% है, चिल्ड्रन में मेडुलोब्लास्टोमा 16% है, लो ग्रेड ग्लायोमा 33 है और मैलिग्नेंट ग्लायोमा 14% है। याद हो, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं इसको बहुत ज्यादा इतना आपको डीप लिख के आना है, ठीक है।
लेकिन वो मेन आपको जरूर लिख के आना है। क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे भैया, सीधी सी बात है, जिस जगह पे हो रहा है उसके वो जगह दबेगी, उसके फीचर्स सब नजर आएंगे। यानी सिम्टम्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द ब्रेन ट्यूमर। पढ़ के आ चुके हैं, जिस पार्ट में होगा उसके फंक्शन लॉस हो जाएंगे, ये बार बार रखने की जरूरत है नहीं। मास इफेक्ट में आपको देखो, मास इफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी अगर मास बनेगा, अब पूरा हाइड्रोसेफेलस याद आ जाना चाहिए यहाँ, क्या कि मास, अगर कोई भी मास पड़ रहा है तो वो हमारे वेंट्रिकल्स को दबाएगा, और वेंट्रिकल्स के आसपास अगर प्रेशर करेगा तो अंदर सीएसएफ बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। यानी अगर मैं ग्रॉस वर्ड में बोलूं, ग्रॉस वर्ड देखो, पर्टिकुलर जिस जगह पे हो रहा है वो तो उसके फोकल सिम्टम्स होंगे, है ना, फोकल सिम्टम्स हो रही है। अगर मैं बोलूं ग्रॉस सिम्टम्स क्या आने हैं, जो सब में ही दिखेंगे, बोले आप बोल दोगे सर इंक्रीज्ड आईसीपी, हाइड्रोसेफेलस, ब्रेन स्वेलिंग, इडीमा, कंप्रेशन, ये सब तो सब में ही दिखने हैं, और बाकी जो पर्टिकुलर जिस फोकल पे हुए हैं वो तो उसके दिखने ही हैं। तो जो मास इफेक्ट आया है वो आपके साइन सिम्टम्स आईसीपी के। ब्रेन शिफ्ट बताया था आपको, एमआरआई भी दिखा चुका हूं ब्रेन शिफ्ट की, कि वहां पर ये ब्रेन होता है हमारा, ठीक है, ये मिडिल लाइन होती है, मिडिल लाइन। अब सीधी सी बात है, जिधर मास, अगर इधर मास बन जाएगा तो ये जगह खिसकाएगा, जैसी जगह खिसकाएगा तो उधर का ब्रेन इधर खिसकने की कोशिश करेगा, तो ये हल्की सी इधर शिफ्ट हो जाएगी। वहीं इसका उल्टा कर दो, अगर इधर हो गया तो ये लाइन को इधर खिसकाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये हमने आपको मास लाइन एमआरआई में कई बार इसको देख चुके हैं, ठीक है। सुप्राटेंटोरियल और इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर्स तो डिपेंड करेंगे कि जिस पार्ट में हो रहा है, आपको उसी के सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। फोकल डैमेज, फोकल डैमेज ये तो हमने ग्रॉस पढ़ लिया। अब फोकल में जिस जगह पे आ रहे हैं भैया, जिस पार्ट में हो रहे हैं, अगर कोई फ्रंटल वाले पार्ट में, अगर वैसे वाले पार्ट में हो रहे हैं, तो जो वाला पार्ट एपिलिप्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो एपिलिप्सी दिखेगी, डिस्टर्ब्ड फंक्शन दिखेंगे, क्रेनियल नर्व अगर पर्टिकुलर कोई डैमेज हो रही होगी तो उसके सिम्टम्स दिखेंगे। सुप्राटेंटोरियल जा रहा होगा तो सेरिब्रल के सिम्टम दिखेंगे, इंफ्राटेंटोरियल जा रहा होगा तो सेरिबेलर के सिम्टम दिखेंगे, है ना, क्रेनियल नर्व डैमेज हो रही तो उनके सिम्टम्स दिखेंगे। सिम्टम्स अभी धीरे धीरे करके हम नीचे पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ हम ओवरऑल एक व्यू देख रहे हैं, एक अभी हम क्या ट्री तैयार करते जा रहे हैं कि अंदर क्या आना है। अब मैं मोटा मोटी सिम्टम्स की बात करता चलता हूं। ट्रीटमेंट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद करोगे। रेज्ड आईसीपी, हेडेक, पेप्लोडीमा, पूरा हाइड्रोसेफेलस, जब ट्रीटमेंट वाला पार्ट आएगा तो पूरा हाइड्रोसेफेलस का ट्रीटमेंट लिखाएंगे। ब्रेन शिफ्ट, ब्रेन शिफ्ट तो होना ही है, कोई मास इफेक्ट आएगा तो क्या वोमिटिंग होगी। अब ये सारे ऐसे सिम्टम्स है जो सब में ही आएंगे, वोमिटिंग, डिटेरियोरेशन ऑफ कॉन्शियस लेवल, पिपुलरी डायलेशन, ये ऐसे कोई सिम्टम्स अभी तक बताओ जो हमने किसी में नहीं पढ़े, सब में ही पढ़े और ये सब में ही आएंगे। मगर इसमें फोकल वाले आपको अलग से लिखने अच्छे से, जब कोई पर्टिकुलर आपसे कोई अगर एक ही ट्यूमर पूछ लिया तो वहां फिर फोकल बहुत अच्छे से लिख के आओगे। फोकल अभी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और वो भी पूरे रट्टा मारने पड़ेंगे जैसे टाइप रट्टा मारे थे। एपिलिप्सी हो सकता है, एपिलिप्सी हमें पता है, एपिलिप्सी मतलब क्या, एब्नॉर्मल सीजर्स आना, तो या तो मोटर आ सकते हैं या सेंसरी आ सकते हैं। मोटर आएंगे तो टोनस क्लोनस दिखेगी, टोनस क्लोनस का मतलब होता है इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। आप बहुत सारे इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे पीडीपी के अंदर, पीडीपी में एक क्वेश्चन जरूर आता है। इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन के कम से कम 15 से 20 टाइप होते हैं अलग अलग, हेमीबल्मस, मायनस, मायोक्लोनस, क्लोनस, टोनस, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। वो पीडीपी का टॉपिक है, कौन कौन से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अभी इसमें मोटर्स में देख लो कि टोनस क्लोनस मूवमेंट दिखेंगे फेस में, लिम्ब में, और सेंसरी में तो आपको नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन दिखेगी फेस में, लिम्स में। ये देखो प्योर विजुअली और ऑडिटरी सीजर्स कभी नहीं आती, एकदम कोई चीज परफेक्ट पूरी कहीं नहीं जाती। मगर आप मुझे क्या एक चीज बताओ कि पर्टिकुलर अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट में मोटर सिम्टम्स दिख रहे हैं एक जगह पर, तो आप इससे ये पता करके बता पाओगे कि अच्छा अगर हैंड में दिख रहे हैं तो आप ये दिमाग लगा सकते हो कि अच्छा ब्रेन का ये वाला पार्ट पर्टिकुलर हैंड के इस मोटर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी अगर सिर्फ इसी पार्ट में सिम्टम दिख रहे हैं तो जो ये ट्यूमर है वो ब्रेन के पर्टिकुलर उस पार्ट में हो सकता है। यानी पार्शियली ट्यूमर सीजर्स हेल्प लोकलाइज द ट्यूमर साइट। अगर पर्टिकुलर कोई एक जगह पे हो रहे हैं तो हम इजीली लोकलाइज भी कर लेंगे ट्यूमर की साइट, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला पार्ट है, ये ब्रेन का ये वाला पार्ट उसको चलाता है, तो वहां हो गया, तो आपको ये सब देखने को मिलेंगे। अब आप आ जाओ डिस्टर्ब्ड फंक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुप्राटेंटोरियल। सुप्राटेंटोरियल के अंदर हम पढ़ेंगे लोब वाइज। हमें पता है 4 लोब होते हैं हमारे, तो चारों लोब को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल और फ्रंटल। चारों लोब को देखेंगे, प्लस 2 स्ट्रक्चर और देखेंगे, कॉर्पस कैलोजम और हाइपोथैलेमस। अगर उनका बिगड़ गया तो क्या आना है, फिर हम देखेंगे इंफ्राटेंटोरियल के। तो सुप्राटेंटोरियल में अगर फ्रंटल लोब बिगड़ जाए तो क्या क्या सिम्टम्स आने हैं।
ये सिम्टम्स रट्टा मारना है, बिल्कुल रट्टा, क्योंकि ये इनके जो सीधी सी बात है, सिम्टम्स क्या आएंगे, जो उनके फंक्शंस है वो ही बिगड़ेंगे। तो ये नाम के रट्टा मार रहे हैं। फ्रंटल लोब में आपको आर्म लेग में वीकनेस दिखेगी, यानी पैरासिस, ठीक है। मैं अंतर बता चुका हूं पैरालिसिस और पैरासिस में। पैरासिस मतलब वीकनेस और पैरालिसिस माने कंप्लीट चला जाना, ठीक है। एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया, अब मैं एक एक वर्ड का मतलब बताता जाऊंगा, याद आपको करना है। एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया का मतलब होता है, डिस्फेजिया का मतलब होता है लैंग्वेज डिसऑर्डर। अभी दो वर्ड आएंगे, ये एक डिस्फेजिया यहाँ फ्रंटल लोब में आ गया, एक डिस्फेजिया और आएगा टेम्पोरल लोब में। दोनों में अंतर याद होना चाहिए। इसमें होता है एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया फ्रंटल में, अभी एक और आएगा, वो आएगा आपका किसमें, टेम्पोरल में, वहां आएगा रिसेप्टिव डिस्फेजिया। पहले हम एक्सप्रेसिव समझ लें। एक्सप्रेसिव वाले का मतलब होता है कि ये लोग समझ तो सब लेते हैं मगर बोल नहीं पाते उस चीज को, बोलने में ना तकलीफ होती है। इन्होंने कोई चीज जैसे आपने समझाया तो उन्होंने समझ लिया, आप इनसे बोलोगे चलो अच्छा बोलो, तो ये बोल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके फ्रंटल लोब में करो, तो इनको एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया होता है, ठीक है। और फिर पर्सनालिटी चेंजेस दिखेंगी, है ना, कुछ भी पर्सनालिटी चेंजेस। प्रीफॉन्ड डिमेंशिया, डिमेंशिया का मतलब समझते हो, मेमोरी लॉस। फिर प्रीफॉन्ड डिमेंशिया ऐसी डिमेंशिया जो एक बार एक स्टेज में चली गई तो लौट के जनरली नहीं आती। फ्रंटल लोब में ट्यूमर्स में अगर डिमेंशिया हो गया तो वो जनरली लौट के नहीं आता, एक बार मेमोरी लॉस हो गई तो हो गई। ऑसिपिटल लोब में अगर हुआ तो आपको विजुअल फील्ड डिफेक्ट दिखेंगे। ये एक बहुत प्यारा वर्ड है, यहाँ पर आपको इसका मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी, ठीक है। क्या मैकेनिज्म बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है होमोनिमस हेमी एनोपिया। विजुअल फील्ड डिफेक्ट ऑसिपिटल लोब की वजह से भी बिगड़ता है, प्लस आप अभी जब आगे चल के पैराइटल लोब पढ़ोगे तो वहां पे भी विजुअल फील्ड डिफेक्ट पढ़ोगे। तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट में अपन डीप में एक अपन ने पढ़ा होमोनिमस हेमिनोपिया। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा स्ट्रक्चर याद करो। देखो ये आपकी नोज है, ठीक है, ये दो आपकी आंखें हैं, ये दो आपकी आंखें। आंख आपको पता है आपके चार क्वाड्रेंट में डिवाइड होती है, चार क्वाड्रेंट में, जैसे 1 2 3 4, क्योंकि आप चार डायरेक्शन में आंख से देख सकते हो ना। कैसे? अगर ये बाहर का पार्ट हो गया यानी लेटरल, ये मीडियल वाला पार्ट हो गया, तो आप कैसे देख लेते हो, ये वाला पार्ट आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अपर लेटरल पार्ट के लिए, ये वाला रिस्पॉन्सिबल क्या होता है लोअर लेटरल के लिए, ये वाला रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, अपर मीडियल के लिए, और ये किसके लिए हो गया, अपर लेटरल के लिए। ऐसे तो होता है ना पार्ट रिस्पॉन्सिबल, और इसी तरीके से तो ऐसी चार क्वाड्रेंट इसमें भी होते हैं, ठीक है, चार क्वाड्रेंट। हेमी मींस आधा। अब नाम में समझ आ रहा होगा कि ऐसे पेशेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं, यानी क्या, या तो वो पेशेंट लेफ्ट साइड देख पाएंगे या राइट साइड देख पाएंगे, एक ही देख पाते। अगर जो कुछ पेशेंट है जो लेफ्ट साइड देख पाते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी लेफ्ट साइड ही देख पाएंगे, राइट साइड उनका राइट साइड का वर्ल्ड ब्लर हो गया। और जो पेशेंट राइट साइड देख पाते हैं उनके लिए लेफ्ट साइड का पार्ट ब्लड हो गया, वो नहीं देख पाएंगे। ये होगा कैसे, अब मुझे आप खुद बताना। मैं आपसे बोलूंगी आपकी नोज है, देखो बिल्कुल ये ढंग से समझना, ठीक है। ये आपकी दो आंखें, ठीक है, ये आपके चार क्वाड्रेंट हो गए, मैंने आपको समझा दिया। ये लेटरल वाले पार्ट हो गए, ये मीडियल पार्ट हो गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए ना। मीडियल पार्ट जो नाक के पास हो, मीडियल वाले। अगर मैं बोलूं कि ये वाली है, ये वाला है लेफ्ट साइड और ये वाला है राइट साइड, मैं बोलूं कि अगर ये पेशेंट सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड देख पाएगा, तो लेफ्ट साइड कैसे देख पाएगा। आप अपनी लेफ्ट साइड देखो तो अपनी आंखों को आप कैसे घुमाओगे, बोले जो ये वाली आंख है इसको भी आप इधर पूरा टिल्ट करोगे, बाहर लेटरल की साइड निकालोगे, और ये वाली आंख को भी आप इधर की साइड निकालोगे। यानी लेफ्ट साइड में आप कब देख पाओगे, अगर मैं ये इसके जो 3/4 क्वाड्रेंट है, जैसे 1 2 3 4, जो अगर मैं इसको 3/4 की जगह मैं आधा आधा बोल दूं, कि मैं ये बोल दूं ये वाला 1 क्वाड्रेंट है और ये वाला 2 क्वाड्रेंट आधा, तो ये वाली आंख का जो बाहर वाला हिस्सा है लेफ्ट लेटरल वाला वो प्रॉपर वर्क करेगा, मगर अंदर वाला नहीं करेगा। तभी तो और इस वाली आंख का, बोले इस वाली आंख का अंदर वाला, क्यों, क्योंकि आप देखो एक साइड पर, तो जो अंदर वाली आंख है वो आप उससे जो आपकी नाक के पास है तो आप उससे आप अपने अंदर देखने की कोशिश करो, तो इस वाली आंख का अंदर वाला, और बाहर वाला इसका काम नहीं करेगा। इसका मीडियल वाला काम करेगा और इसका लेटरल वाला काम करेगा। जब इस आंख का मीडियल वाला काम करे और इस आंख का लेटरल वाला काम करे और इस आंख का मीडियल वाला काम करे, तब आप लेफ्ट में देख पाएंगे। इसका उल्टा कर दो, अगर आपको राइट में देखना है तो आप इस वाली आंख का मीडियल वाला पार्ट, आधा मीडियल वाला पार्ट, और इस वाली आंख का कौन सा, इस वाली आंख का मीडियल वाला पार्ट,
मीडियल वाला पार्ट इस वाली आंख का, अगर आपको राइट में देखना है, और इस वाली आंख का लेटरल वाला पार्ट, ठीक है। ये दोनों एक्टिवेट होंगे तब आप राइट में देख पाएंगे, और ये वाले इसका मीडियल एक्टिवेट नहीं होगा और इसका लेटरल एक्टिवेट नहीं होगा, तब आप एक साइड पे देख पाते हैं। तो अब क्या होगा, अगर कोई पेशेंट सिर्फ लेफ्ट, अगर इस पेशेंट को हेमियोनोप्सिया होगा तो कोई पेशेंट सिर्फ लेफ्ट में ही देख पाएंगे। अगर जो पेशेंट सिर्फ लेफ्ट में देख पाएंगे तो उनका इस वाली आंख का मीडियल वाला पार्ट खराब हो चुका होगा है ना, इस वाली पार्ट का मीडियल वाला खराब हो गया होगा और इसका लेटरल खराब हो गया होगा। बस इसी तरीके से होता है, इसको बोलते हैं हेमियोनोप्सिया, हेमी। अब एक और आएगा क्वाड्री एनोप्सिया। क्वाड्री मतलब क्या, क्वाड्री वाले में सिर्फ बिल्कुल सिंपल है, ये नाक है, ये आपकी आंख है, दोनों 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होती हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही एक क्वाड्रेंट काम कर पाती हैं। उसमें जैसे अगर कोई पेशेंट आपकी नाक सिर्फ एक क्वाड्रेंट काम करेंगे, जैसे जैसे ये इस तरीके से होता है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो एक दोनों आंख के एक ही एक क्वाड्रेंट काम करेंगे, इसका 4 करेगा तो इसका भी 4 करेगा, इसका 3 करेगा तो इसका भी 3 करेगा। यानी पेशेंट अगर या तो अपर लेटरल में ही देख पाएगा, या अपर लोअर लेटरल में, या लोअर में, अपर मीडियल में, या लोअर मीडियल में, उसको बोलते हैं क्वाड्री, क्वाड्री एनोप्निया। वो आप पढ़ोगे अभी पैरेटल लोब में, पैराइटल लोब के उसमें। क्लियर हुआ? इसमें कंफ्यूजन दोबारा बता दूं, सिंपल था, कोई टफ वाली चीज नहीं थी। बोलो दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर ये इधर फ्रंटल लोब के इधर क्या लिखा हुआ है, सीएल फेस करके? ये कॉन्ट्रालेटरल। अच्छा ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना अभी आपको। होमोनिमस हेमियोनोप्सिया क्लियर ना? यस सर। ठीक है, तो हमने ऑसिपिटल लोब का, ऑसिपिटल लोब में हमने विजुअल फील्ड डिफेक्ट देख लिया, जिसके अंदर हमने अभी होमोनिमस हेमियोनोप्सिया समझ लिया। अगला स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं पैराइटल लोब। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और आता है, इसी के अंदर ऑसिपिटल लोब के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है कॉर्पस कैलोजम। अगर वो बिगड़ गया तो फिर पेशेंट में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जो वो जो स्ट्रक्चर का काम है वही सिम्टम देखने को मिलेंगे। पेशेंट के अंदर अगर कॉर्पस कैलोजम का ट्यूमर हो गया तो डिस्कनेक्शन सिंड्रोम देखने को मिलता है। मैंने बोला सिम्टम्स याद करने हैं, समझा मैं दूंगा। डिस्कनेक्शन सिंड्रोम, डिस्कनेक्शन सिंड्रोम का मतलब होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एक साथ आपको हो जाए तो उसको बोलते हैं डिस्कनेक्शन सिंड्रोम। ठीक है, एफ्रेक्सिया देखने को मिल सकता है। एफ्रेक्सिया का मतलब होता है डिफिकल्ट विद स्किल्ड मूवमेंट, जैसे पेन पकड़ना, कुछ स्किल्ड मूवमेंट होते हैं ना, वो सब करने में डिफिकल्टी होगी। वर्ड ब्लाइंडनेस होगी। वर्ड ब्लाइंडनेस का मतलब समझते क्या होता है, अनएबल टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड वर्ड दैट दे सी। आप ये वर्ड देख पा रहे हो तो आप इसको देख तो रहे हो, मगर इसको आप साथ साथ रिकॉग्नाइज भी कर पा रहे हो और समझ भी पा रहे हो। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। आप अभी स्क्रीन पे जो देख रहे हो वो वर्ड अगर आप उनको रिकॉग्नाइज, जैसे कोई चाइनीज लैंग्वेज में लिख दूं और मैं बोलूं इसको पढ़ दो, तो आप उसको भले देख तो पा रहे हो मगर आप उसको रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो आप चाइनीज लैंग्वेज के लिए क्या हो गए, वर्ड ब्लाइंडनेस हो गए। मगर ऐसे पेशेंट जिनके लिए जो एकदम उनको ये सब आता था मगर उनका कॉर्पस कैलोजम बिगड़ जाएगा तो वो इन वर्ड को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। जो उनके लिए ऐसे वर्ड जो उनके लिए फैमिलियर थे वो उनको भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। ये कॉर्पस कैलोजम हमने पढ़ा। ऑसिपिटल लोब यानी 2 लोब कंप्लीट हो गए, फ्रंटल लोब और ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब का काम पढ़ लिया और ऑसिपिटल लोब के अंदर अगर कॉर्पस कैलोजम बिगड़ जाए तो भी पढ़ लिया। फिर हम अगला पढ़ेंगे पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में क्या, पैराइटल लोब अगर हो गया तो सेंसेशन चले जाएंगे। विजुअल फील्ड इफेक्ट अभी मैंने पूरा आपको बताया था, क्वाड्रिटोपनिया। ठीक है, क्या कि अगर कोई एक क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट में था, कोई एक क्वाड्रेंट दोनों आंखों का बिगड़ जाए तो उसको हम बोल रहे थे क्वाड्रिटोपनिया। ठीक, ये वो है। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल में आपको याद है क्या, डिस्फेजिया मैंने आपको बताया था। फ्रंटल लोब में, फ्रंटल लोब में आपको मैंने डिस्फेजिया बताया था, वहां मैंने आपको बताया था एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया। यहां लिखा है रिसेप्टिव डिस्फेजिया। वहां एक्सप्रेसिव का क्या कि बंदे को वर्ड तो सब समझ आ रहा है, आप उसको कुछ भी बोलो उसको सब समझ आ रहा है, आप बोलोगे आप सुनाओ तो वो सुना नहीं पाएगा, एक्सप्रेस नहीं, बोल नहीं पाएगा, उसको बोलने में तकलीफ होगी। मगर टेम्पोरल लोब में हुआ तो रिसेप्टिव हो जाएगा, यानी अब वो समझ ही नहीं पाएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटन और कोई भी चीज लिखने में या बोलने में वो उसको नहीं समझ पाएगा। विजुअल फील्ड डिफेक्ट यानी यही, उसमें भी आपको क्वाड्रेप्निया देखने को मिलेंगे।
और हाइड्रो, और आपको पता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में हुआ तो आपको एंडोक्राइन डिस्फंक्शन हो जाएगा। अब एंडोक्राइन डिस्फंक्शन हो गया तो आप जानते हो एंडोक्राइन डिस्फंक्शन का काम क्या है, हार्मोन को रिलीज करना। अगर डिस्फंक्शन होगा या तो बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज होगा या बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या हो सकता है, या अगर आपको डायबिटीज हो सकती है, क्यों? क्योंकि इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा। एक्रोमेगेली हो सकती है, क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा, और अगर रिलीज कर दिया तो एक्रोमेगेली कर देगा, ठीक है। और कॉर्टिसोल ज्यादा है, रिलीज कर दो तो भैया आपको कसिंग सिंड्रोम हो जाएगा। तो वही सारे बहुत सारी हम डिसीजेस को, सिंड्रोम्स को जानते हैं, जिनमें हार्मोन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कुछ बीमारी हो जाती है, कम हो जाए तो कुछ हो जाए। अब एंडोक्राइन डिस्फंक्शन है, कोई गारंटी थोड़ा है, कोई भी हार्मोन कम या ज्यादा हो सकता है। ये हमने पढ़ा सुप्रा टेंटोरियल के अंदर। अब हम पढ़ेंगे इंफ्रा टेंटोरियल। इंफ्रा टेंटोरियल में हमने बोला एक ही हमारा जो मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है, क्या क्या क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है, क्रेनियल नर्व नीचे की तरफ है तो वो इन्वॉल्व हो गई तो वो दिखेंगे। डिटोरिएशन ऑफ कॉन्शियस लेवल है ना, ट्रिमर दिखेंगे, इंपेयर्ड आई मूवमेंट हो जाएंगी, प्यूपिलरी एबनॉर्मलिटीज दिखेंगी। सेरिबेलम मोस्ट इंपोर्टेंट, अपन बोलते कि इसको अपन लिटिल ब्रेन भी बोल रहे थे, इसका जितना भी काम क्या है, टैक्सिक गेट दिखेगा, यानी इनकोऑर्डिनेट गेट। क्योंकि हम बात कर चुके कि सेरिबेलम का मेन काम बॉडी बैलेंस को रेगुलेट करना है, तो सेरिबेलम, एटैक्सिक गेट, डिस्मेट्रिया, बहुत बढ़िया वर्ड लिखा है। डिस्मेट्रिया का मतलब होता है ये डिस्टेंस जज नहीं कर पाते ये लोग डिस्टेंस दे समझ नहीं पाते कि वो सामने वाली चीज कितनी दूर या कितने पास है। मैंने बोला ना, सारा का सारा इम्बैलेंस हो जाएगी सारी चीजें। डिसआर्थरिया यानी स्पीच इम्बैलेंस हो जाएगी। निस्तेमस मतलब इनवॉलंटरी आई मूवमेंट, कहीं भी जा रही है। इंटेंशन ट्रिमर्स आएंगे, ठीक है, इन लोगों में भी आपको ट्रिमर देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे आप? इन्वेस्टिगेशंस के लिए आप क्या करिए, बोले सीटी स्कैन करेंगे, है ना। तो सीटी स्कैन करेंगे। सीटी स्कैन के अंदर आपको मास डिफेक्ट, सबसे बड़ी चीज याद आ रही होगी। तो हम क्या बोल रहे थे कि सीटी स्कैन में हमने बोला मास डिफेक्ट में हमको मिड लाइन शिफ्ट, है ना, वेंट्रिकुलर कंप्रेशन देखने को कब मिलेगा, जब आईसीपी बढ़ जाएगा, यानी हाइड्रोसेफेलस टाइप वाली हाइड्रोसेफेलस देखने को मिल सकता है, वेंट्रिकल डायलेट। तो ये सारी चीजें हमें सीटी स्कैन में देखने को मिल सकती है। एमआरआई में भी यही चीजें देखने को मिलेगी। एक चीज होता है पीईटी और एक चीज होता है एसपीईटी। ये आपको सिर्फ हम ब्रेन के लिए ही करते हैं। ये क्या होता है? ये होता है, पीईटी होता है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, और एसपीईटी होता है सिंगल पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। ये जो ब्रेन ट्यूमर्स है इनको अंदर से पूरा डिटेक्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। सिर्फ ब्रेन ट्यूमर्स के लिए पीटी और एसपीटी कराया जाता है। एंजियोग्राफी में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। एंजियोग्राफी मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि एंजियोग्राफी टू डिटेक्ट द एनी एनोमली इन द ब्लड वेसल्स, कि वो कहीं नैरो तो नहीं हो रही है, ब्लॉक्ड तो नहीं है, माल फॉर्म्ड तो नहीं है। तो एंजियोग्राफी हम पढ़ के आए थे। अगर आपको एक टॉपिक्स भी हमने पढ़ा था, एक हमने टॉपिक पढ़ा है, कौन सा, एट्रोवीनस मालफॉर्मेशन, तो उसके अंदर हमने एंजियोग्राफी अच्छे से समझी थी। सीटीएल क्या लिखा है कि सीटी स्कैन विद एंजियोग्राफी, और एमआरआई होती है एमआरआई विद एंजियोग्राफी, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस विद एंजियोग्राफी। सीएसएफ एग्जामिनेशन हम पढ़ चुके कि सीएसएफ एग्जामिनेशन, अगर कोई ऐसा ट्यूमर जो फेल के आ रहा है तो वो तो आपको लंबर पंचर में मिल जाएगा, मगर कोई ऐसा ट्यूमर जो फेल नहीं रहा है तो फिर वो आपको लंबर पंक्चर पे मिलेगा क्या? नहीं, फिर उसके लिए आपको ब्रेन के अंदर का सीएसएफ निकालना पड़ेगा। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वेंट्रिकुलर ड्रेनेज, क्योंकि हमें पता है सीएसएफ कहां, वेंट्रिकल से आता है, या फिर कोई शर्ट इंसर्ट करके एक संट डाल देते, याद है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट, हाइड्रोसेफेलस, तो ऐसे एक संट डाल के उससे भी अपन निकाल सकते हैं। चेस्ट एक्सरे, अब आप सोचोगे सर चेस्ट एक्सरे क्यों? देखो चेस्ट एक्सरे आप ए टू जेड सब में लिख के आ सकते हो। एक डॉक्टर 3 चीजें बता रहा हूं, सीबीसी, चेस्ट एक्सरे और सीआरपी। पहले ईएसआर लिखी जाती थी, अब सीआरपी कर देते हैं। क्या कि ये बिना बोले ये आपके नॉन स्पेसिफिक डायग्नोस होते हैं। चेस्ट एक्सरे आपका जनरली कोई भी सर्जरी हो तो भी कर देंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो चेस्ट पे सबसे पहले असर होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो ब्लड पे सबसे पहले असर होता है, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएंगी, प्लेटलेट कम हो जाएंगी। और सीआरपी क्या होता है? सीआरपी इज अ सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये एक तरीके की प्रोटीन होती है जो लीवर के अंदर बनती है। क्या होती है ये? आजकल सीआरपी का ओवरऑल में समझाऊं तो बहुत कोविड के पेशेंट देखोगे तो उनकी डी डायमर और सीआरपी का टेस्ट कराते हैं, सीआरपी बहुत हाई हो जाती है। सीआरपी बॉडी की एक तरीके की प्रोटीन है जो लीवर के अंदर बनती है। ये जनरली इसका ये इतनी ज्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म में होती है कि आपके बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम तो हो, कुछ भी हो, कोई भी इंफेक्शन, कोई भी इन्फ्लामेशन, कुछ भी हो, तुरंत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा, एकदम एक तरीके से बोलो तो हाइपर एक्टिवेट, मतलब इस तरीके से कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा कैसी होती है, सेंसिटिव होती है। कुछ भी होगा सीआरपी तुरंत बढ़ जाती है। नॉर्मली ये 5 तक होती है,
और ये वैसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सीआरपी क्या नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, ये वाली लाइन हेडिंग नॉन स्पेसिफिक टेस्ट के लिए, ये आपको ये बता दी कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बाकी क्या चल रही है फिर आप उनको डिफरेंशिएट करके देखो। स्कल एक्सरे, स्कल एक्सरे में क्या कैल्सिफिकेशन दिखेगा। कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, ऑस्टियोलाइटिक लीजन दिख सकते हैं, है ना, पोस्टियोक्लिनोइड्स के रीजन दिख सकते हैं। आईसीपी के साइन, आईसीपी के साइन क्या थे, सूचर सेपरेशन, बीटन ब्रास याद आ रहा है, एक वर्ड हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉपर बीटिंग एपरियंस पढ़ा था हाइड्रोसेफेलस में। क्या मतलब था उसका कि इतना ज्यादा सीएसएफ की वजह से प्रेशर लग रहा था कि जो स्कल है वो अंदर से एकदम ऐसा हो गया था जैसे किसी ने हथौड़ों से क्या ब्रास को पीटा हो। ब्रास क्या होता, पीतल होता ना, कि उसको ऐसा अपने कोई एक मेटल जिसको अपने हथौड़े से पीट पीट के पतला कर दिया हो, वैसे ही स्कल अंदर से दिखता है, उसे बोलते थे ना बीटन ब्रास एपरियंस या अपने कॉपर बीटिंग एपरियंस, हाइड्रोसेफेलस याद आना चाहिए ना, ये सब उसी का डायग्नोस है। डिफरेंशियल डायग्नोस अगर याद रहे तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि हीम जो हम अभी वेस्कुलर वाले में पढ़ के आए थे हीमेंजियोब्लास्टोमा, उसको हम हीमेटोमा और जियांटेरोजम के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि सिम्टम सेम होते हैं। ऐसी ट्रोमा हीमेटोमा कंफ्यूजन के साथ, ऐसी इंफेक्शन में एब्सेस इंसेफ्लाइटिस और सिस्टम एर्गोनॉइड के साथ कंफ्यूजन करते हैं क्योंकि इनके सिम्टम्स सेम होते हैं। याद रहे तो ये हेडिंग लिख देना, वरना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये हमारा, अब हमारा लास्ट हेडिंग है क्या, मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्यूमर है, कैसे मैनेजमेंट करोगे, सबसे पहले ट्यूमर का एक ही काम है, या तो आप रेडियोथेरेपी देके ट्यूमर हटाओ, या तो कीमोथेरेपी चलेगी, वरना आप सिम्टम्स पे काम करो। स्टेरॉइड थेरेपी काम क्या करती है, स्टेरॉइड तो सब में देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, डेक्सोमिथाजोन, हाइड्रोकॉर्टिजोइन, क्यों देते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन कम करते हैं ना। तो स्टेरॉइड रिड्यूस क्या करेंगे, इडिमा को कम करेंगे, इन्फ्लामेशन को, यानी सिम्प्टोमेटिक ड्रग है ये। स्टेरॉइड थेरेपी इज अ सिम्प्टोमेटिक ड्रग, ठीक है, सराउंडिंग आईसीटी, बट डू नॉट अफेक्ट ट्यूमर ग्रोथ। ये ट्यूमर पे कोई इफेक्ट नहीं करते, उसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं उन पे काम कर सकते हैं। ऑपरेटिव में क्या करोगे आप, सीधी सी बात है, वो ट्यूमर हटाना है, ट्यूमर कैसे हटाओगे, या तो क्रेनियोटॉमी, अपन पढ़ चुके हैं, पूरा फ्लैप हटा के, या फ्लैप नहीं हटाना तो क्रेनियोटॉमी करो, यानी एक छोटा सा बर होल करके, बर होल पढ़ा था, बर होल की होल, ऐसी बर होल फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ सराउंडिंग बोन टू एक्सटेंड द एक्सपोजर। या ट्रांस ओरल रूट, ये बहुत प्यारा रूट है, ट्रांस ओरल रूट दिखाता हूं आपको, आपके माउथ के थ्रू नीचे से ब्रेन में पहुंच जाते हैं, ट्रांस ओरल रूट के थ्रू नीचे से ब्रेन में पहुंच जाते हैं, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन पे पहुंच जाते हैं, ट्रांस ओरल रूट के थ्रू नीचे की तरफ होता है ना, और क्या बोलते हैं ओडोइंट, वहां से ओडोइंट से इजिली पहुंच जाते हैं इस तरीके से। एक सेकेंड, जस्ट ये नहीं, ये देखो, यहाँ से इओरेंट प्रोसेस है और यहाँ से इजिली आप ब्रेन तक इजिली पहुंच सकते हो। ये हमारा होता है क्या, ट्रांसओरल रूट, नीचे से ये माउथ के थ्रू ऊपर आप ब्रेन में पहुंच जाते हो यहाँ से ओडोइंट प्रोसेस से। ये देखो, ये सबसे प्यारा डायग्राम, ये देखो दिख रहा है, यहाँ से आप ऊपर की तरफ ये ब्रेन के स्ट्रक्चर्स तक आप पहुंच जाते हो, इसको बोलते हैं ट्रांसओरल रूट। फिर स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी, तो आप पता है बायोप्सी तो सिर्फ हम टिश्यू के सैंपल लेने के लिए करते हैं, है ना, कि ट्यूमर किस वजह से हो रहा है, मेनाइन है कि मैलिग्नेंट है, किसका ट्यूमर है ना, ये सब। फिर रेडियोथेरेपी में तो आपको याद करना है, बहुत सारी रेस हैं जो यूज करते हैं, जैसे मेगा वोल्ट एक्सरे हाई वोल्टेज में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम किसकी, रोमा लीनियर एक एक्सेलरेटर आता है, उसकी इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं। ऐसा ज्यादा नाम नहीं हो रहा, छोटे छोटे नाम याद रखो, कोई जरूरी नहीं है इतना पूरा लिखना है। क्या क्या नाम याद रखो, बोले मेगा वोल्टेज एक्सरे, पहला क्या हो गया, मेगा वोल्टेज एक्सरे, दूसरा इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, तीसरा बोले साइक्लोट्रॉन क्या, साइक्लोट्रॉन का एसिलेटेड पार्टिकल, ठीक है, और चौथा आपकी होती है गामा रेस, किसकी, कोबाल्ट 60 की, ठीक है। ये चारों रेस होती हैं जो रेडियोथेरेपी में यूज करी जाती है। डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस इससे क्या हो सकते हैं भैया, एडिमा बढ़ सकता है, डीमाइलिसिस हो सकता है, है ना, रेडिएशन की वजह से नेक्रोसिस हो जाए, कोग्निटिव इंपेयरमेंट हो सकता है, रेडिएशन इंड्यूस्ड ट्यूमर हो सकता है, रेडिएशन की वजह से कोई ट्यूमर आपका इंड्यूस्ड हो गया। कीमोथेरेपी में आपको याद करना है नाइट्रोसोरियस CCN की ड्रग होता है, वो दिया जाता है, ठीक है। और कौन कौन से ड्रग दिए जाते हैं, और आपके ड्रग दिए जाते हैं प्रोकैरबेजिन और कौन सा, विनक्रिस्टेन, मेथोट्रेक्सेट,
फॉर लिम्फोमा, ये आपको नाम एक दो ज्यादा भले नाम याद मत रखो, 2 नाम जरूर याद रखना, विनक्रिस्टिन और प्रोकैरविजन याद रख लेना, है ना। विनक्रिस्टिन तो हमें वैसे ही याद रहेगा, विनक्रिस्टिन तो बहुत कॉमन ड्रग है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो विनक्रिस्टिन वगैरह, और टेमोजुलमाइड दिया जाता है हाई ग्रेडेड ग्लायोमा के लिए। इतना याद रहे, नहीं रहे तो दो नाम तो याद कर लेना। लास्ट वन किसके लिए, तो ये हाइड्रोसेफेलस हो रहा है उस पर काम कर रहे हैं, तो वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंटिंग मे बी रिक्वायर फॉर सम पेशेंट। क्यों, क्योंकि अगर हाइड्रोसेफेलस बहुत ज्यादा आईसीपी बढ़ गया तो फिर भी वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो डिक्रीज आईसीपी बाय डायवर्टिंग फ्लूइड, ये हम वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंटिंग हाइड्रोसेफेलस में पूरा कंप्लीटली अच्छे से पढ़ चुके। कॉम्प्लिकेशन क्या है, जो मन में वैसोजेनिक मैं तो कुछ लिख रहा हूं, बाकी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आप लिख सकते हो, आप खुद बहुत होशियार हो, सारी कॉम्प्लिकेशंस आप लिख सकते हो, वैसोजेनिक एडिमा, सीजर, विजन लॉस, हाइड्रोसेफेलस, आईसीपी, सेरिब्रल हर्निया, हेमरेजिक स्ट्रोक, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बार हम क्विक रिवीजन मार लें किस चीज पे, कि अगर फ्रंटल लोब में, ये यहां से आपको याद करने में फायदा रहेगा कि फ्रंटल लोब अगर बिगड़ा तो क्या क्या सिम्टम्स आने हैं, बिहेवियर और इमोशनल चेंजेस, इंपेयरमेंट, जजमेंट, इंपेयर्ड हो जाएगा सेंस ऑफ स्मेल, मेमोरी लॉस, सीजर आ सकते हैं, पैरालिसिस हो सकता है वन साइड ऑफ बॉडी, कॉग्निटिव इंपेयर्ड हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है ना, पेप्लियोडीमा, ऑप्टिक नर्व। पैराइटल लोब में तो इंपेयर्ड स्पीच हो सकती है, इनएबिलिटी टू राइट। ये एकदम सिंपल लाइन वर्ड में लिख दिया, अगर आपको थोड़े से अच्छे मार्क्स चाहिए तो फिर आपको वहां वर्ड याद करने पड़ेंगे, जो हम वर्ड्स पढ़ के आए थे, कैसे कैसे वर्ड्स हमने अलग अलग डिफरेंट, जैसे डिस्कनेक्शन सिंड्रोम, एप्रेक्सिया, वर्ड ब्लाइंडनेस, हेमोनोमस क्वाड्रिप्सोनिया, अगर वो ऐसे, अगर वो वर्ड याद नहीं हो तो फिर भैया फिर उनका मतलब इंग्लिश में जो मतलब है वो लिख दो, है ना, कुछ तो लिखो ही, ये उनके इंग्लिश में मीनिंग्स हैं, तो ये आपको तो भी याद हो जाएंगे ना। पहली प्रेफरेंस है वो आप उनको दो, वो याद नहीं हो रहे हैं तो इन्हें तो याद कर ही लो, ठीक है। इंपेयर्ड स्पीच, इनएबिलिटी टू राइट, अब इनएबिलिटी टू राइट है, वहां पर क्या पढ़ के आए थे, इसके लिए अपन वर्ड पढ़ के आए थे, क्या बोले अपन, इसके लिए पढ़ के आए थे वर्ड ब्लाइंडनेस और रिसेप्टिक डिस्फेजिया, ठीक है। लैक ऑफ रिकॉग्निशन, सीजर्स, स्पाटियल डिसऑर्डर, ऑक्सीपिटल में विजन लॉस, सीजर, टेम्पोरल में इंपेयर्ड स्पीच, सीजर, है ना, और जनरली सिम्प्टोमेटिक। लास्ट वन अगर ब्रेन स्टेम में हो जाए तो सेरिबेलम वाला पार्ट, अब ये लिख दो सब, अनकोऑर्डिनेटेड, हम जो सेरिबेलम में पढ़ गए थे, अनकोऑर्डिनेटेड गेट, विजन लॉस, मसल वीकनेस इन वन फेस साइड ऑफ बॉडी, है ना, हियरिंग लॉस, हेडेक, स्पीकिंग, स्वेलिंग, है ना, बिहेवियर, इमोशनल चेंजेस, और मैनेजेस में आपको हेडेक, हियरिंग लॉस, डिस्फेजिया, इनकॉन्टिनेंस, विजन लॉस, जनरली आप देखोगे सिम्टम्स हमके सेम ही दिख रहे हैं, इसीलिए ओवरऑल जब याद आ जाए एक दो बार तो उन्हें याद कर लो, नहीं आए तो फिर ओवरऑल तो आप लिख आओगे ही, है ना। बाकी सब सिम्टम्स सबके सेम आने, बस कुछ कुछ वर्ड्स जो अलग से हैं, जो नोटिसेबल कराने के लिए एग्जामिनर को, वो वहां पर हम उनको याद कर लेंगे। मेटास्टेटिक ब्रेन कैंसर हो जो कहीं से फेल के आ रहा है, तो वो सारे वो जो सब में था, ब्लीडिंग इन ब्रेन, ये इसमें अलग से, हेडेक, स्वेलिंग, वोमिटिंग, नोजिया, मोटर डिस्फंक्शन, सिजर्स, इंपेयर्ड मेंटल फंक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी आपको हो सकती है। That's all about for today's lecture.